बबलू एक गरीब लड़का था। वो शहर के एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। बबलू दिमाग का बड़ा तेज था। अपनी मीठी बातों से ग्राहकों का मन मोह लेता था। इससे उसे अच्छी खासी टिप मिल जाया करती थी, मगर फिर भी कभी कभी उसे ऐसे ग्राहक मिल ही जाते जो बड़े कंगले होते थे। ऐसे ग्राहक न तो खुद अच्छे से खाते थे और न ही टिप देते थे। एक दिन इसी तरह का एक ग्राहक वहां आया। बताइए साहब, क्या लाऊं? खाने में क्या क्या है? चिकन में चिकन हांडी, चिकन पठानी, चिकन लखनवी, चिकन कढ़ाई। मटन में मटन कोफ्ता, मटन मसाला, मटन मुगलई। कीमे में कीमा पाव, कीमा घोटाला, कीमा फ्राई। ठंडे में केसर, फलूदा और रसमलाई। गरम में नॉर्मल, स्पेशल, मसाला, कॉफी और चाय। बताइए साहब, क्या लाऊं? इतना कहकर बबलू ने ऑर्डर लिखने के लिए एक पेन निकाला। ऐसा करो, फटाफट एक चाय लेकर आओ। ऑर्डर सुनते ही बबलू का मुंह उतर गया। वह बोला, बस चाय? हाँ। बबलू मुंह लटकाए अंदर गया और दूसरे वेटर से बोला, चाय दे दे उस कंगले को। उस शाम होटल के मालिक ने बबलू और दूसरे काम करने वालों को एक बुरी खबर सुनाई। अब इस होटल को हमेशा के लिए बंद करने का टाइम आ गया है। क्या हो गया सेठ? इस जगह के मालिक ने ये जगह किसी पिज्जा हट वाले को बेच दी है। अब यहाँ होटल नहीं, पिज्जा की दुकान चलेगी। इसलिए आप सब लोग अपना अपना इंतजाम देख लें। इस पिज्जा हट ने तो हमें ही हटा दिया। होटल बंद हुए कुछ दिन बीत गए। बेचारे बबलू को कोई काम नहीं मिला। वो अपनी छोटी सी खोली में उदास बैठा था। तभी उससे मिलने उसका एक दोस्त रघु वहां आया। रघु को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ। उसने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए। वाह, क्या पकौड़े बनाए यार तूने। ये तो जैसे मुंह में घुले से जा रहे हैं। एक काम क्यों नहीं करता, तू चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा खोल ले यार। आहा, अरे यार, मैं कैसे कर सकता हूँ धंधा? और ये चाय पकौड़े का भी कोई धंधा होता है? अबे पकौड़े का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है मेरे भाई। मेरे मोहल्ले में एक पकौड़े वाला रहता है, लक्ष्मण। कम से कम 3-4 हजार का गल्ला है उसका रोज का। अरे भाई, एक आदमी इसी तरह से चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन गया और तू इसे छोटा समझ रहा है? बात बबलू की समझ में आ गई। कुछ ही दिनों में इधर उधर से उधार लेकर उसने चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा डाल दिया। उसके हाथों में जादू था। जो भी एक बार उसके पकौड़े खा लेता था, उसके मुंह में उसका स्वाद बस जाता था। फिर तो वो बार बार बबलू की दुकान पर पकौड़े खाने आता था। बबलू का स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वह ग्राहकों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। लोग उसके स्वभाव से खुश होकर भी उसकी दुकान पर जा पहुंचते और मन ना होते हुए भी वहां से चाय पकौड़े खाकर ही उठते थे। इस तरह बबलू का ढाबा जोरों से चल निकला। उसे इस ढाबे से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। एक दिन बबलू अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था, मैं बेकार ही इस धंधे को छोटा समझ रहा था। इस धंधे ने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मुझे समझ में आ गया है कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी बबलू ये सब सोच ही रहा था कि वहां एक कार आकर रुकी। कार से 2 आदमी लड़खड़ाते हुए निकले और बबलू से कहा, ए हीरो, इधर आ। बबलू ढाबे से निकलकर जल्दी से उनके पास गया। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। एक काम कर, 2 प्लेट आलू पकौड़े, 2 प्लेट प्याज पकौड़े और 1 प्लेट मूंग दाल का पकौड़ा लेके आ जल्दी से। बबलू ने देखा कि दूसरे आदमी ने शराब की बोतल और 2 गिलास निकाले और कार की बोनट पर रख दिया। उनका इरादा वहीं शराब पीने का था। उनका इरादा समझकर बबलू बोला, साहब, पब्लिक प्लेस में शराब मत पीजिए। अबे जा, ज्ञान मत दे, ऑर्डर ला जल्दी से। बबलू जल्दी से ऑर्डर लेकर आया। उन दोनों आदमियों ने वहां शराब पी और पकौड़े भी खाए। फिर दोनों वहां से जाने लगे। तभी वहां बबलू आया और बोला, साहब, पैसे तो देते जाओ। मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे जानता मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे मेरे पैसे दे दो।
आपके टोटल 120 रुपया हुआ है। अबे वीरेंद्र भाटिया नाम है मेरा। इस पूरे इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर हूं मैं। अबे तेरा धंधा बंद करवा दूंगा, तो जानता नहीं मेरी पावर को। मैंने तो बस अपने पैसे मांगे थे साहब। बबलू की इस बात से वीरेंद्र भाटिया आग बबूला हो गया। उसने जमकर बबलू की दुकान में तोड़फोड़ की और वहां से चला गया। बेचारा बबलू अपने ढाबे की हालत देखकर रो पड़ा। वीरेंद्र भाटिया का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। अगले दिन बबलू को दुकान बंद करने का नोटिस मिल गया म्युनिसिपालिटी से। बबलू पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। दुकान के बंद होने से सिर्फ बबलू को ही नहीं, उन लोगों को भी परेशानी होने लगी जिन्हें बबलू के चाय और पकौड़ों की आदत लग चुकी थी। एक दिन बबलू अपनी खोली में उदास बैठा था। तभी वहां कुछ लोग आए। बबलू उन्हें पहचान गया। वो सब उसके रोज के ग्राहक थे। अरे बबलू भैया, अरे और कितने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहोगे हैं? अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इस भाटिया की मनमानी बढ़ती ही जाएगी, बता रहे हैं। आज तुम्हारी दुकान बंद की है, कल हो सकता है पूरा बाजार बंद कर दे। तो मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? तुम हमारे साथ उस भाटिया के ऑफिस में चलो, हम वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह बबलू उन सब लोगों के साथ चला। इतने लोगों के साथ होने से उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वो भाटिया के दफ्तर पहुंचा और अपनी दुकान खुलवाने की मांग की। भाटिया बाहर निकलता है और गुस्से में बबलू से कहता है, अच्छा, तो तू इन सब के साथ मुझे डराने आया है? तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है? मैं तो जानता हूँ, मगर शायद आप नहीं जानते कि आप किन लोगों से पंगा ले रहे हैं। ये गुप्ता जी हैं, हमारे एरिया के इंस्पेक्टर। रोज ड्यूटी के बाद ये मेरी ही दुकान पर चाय पकौड़े खाने आते थे। ये धर्मपाल जी हैं, यहाँ के एमएलए के खास आदमी। इनकी पार्टी की मीटिंग भी मेरी ही दुकान पर मेरे ही चाय के पकौड़ों के साथ होती है। आज 10 दिन से मेरी दुकान बंद है। ये सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कौन किससे पंगा ले रहा है। ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। पुलिस और नेता लोगों से पंगे लेना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने के कागज तैयार करवाता हूँ। फिर भाटिया अंदर जाता है और बबलू की दुकान का परमिट लाकर उसे दे देता है। इस तरह बबलू की होशियारी और लोगों के साथ से उसकी दुकान फिर से चल पड़ती है। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई, क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसको, मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है।
बाहर निकल, बाहर निकल, निकल। आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500। आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ? ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियां तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई। तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई, है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकौड़े खाए थे। वो ऐसे पकौड़े बनाता है? इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है।
वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहाँ आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है, उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़ तो रहे, लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा, इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई, बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है, उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता, तब तो वो बस हर वक्त चाय की रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता था। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में हिलाकर रख लेती। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मॉनसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मॉनसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक, इलायची, मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी देना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है? दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाऊं किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधा रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। लो, एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का? काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गया। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, चलो एक तोड़कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? अब भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे, तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपने टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पे नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई, है? अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकाल कर लोगों को बेचती।
एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और जोरों की बारिश हुई, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूटकर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए। फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री तिरपाल लगाकर चाय बेचने लगी। अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई थी। आत्माराम ने भी अब मजदूरी छोड़ दी और वो भी अब अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। उन्हें अब बिना लागत के चाय बेचकर खूब मुनाफा होने लगा और अब उनकी गरीबी के दिन दूर होते गए। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू यहीं गाँव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गाँव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वो सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिवजी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर शिवजी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से न तो उसने पैसे भिजवाए और न ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया तो वो भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वो दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से पकोड़ों का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है।
और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ के पकौड़े सबको बहुत पसंद आए। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे, जिनका पकौड़े खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में पकौड़ी चटनी खिला देती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो पकौड़े खिलाओ, वो भी चटनी के साथ भाई। हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को पकौड़े और चटनी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब पकौड़े और चटनी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ, जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में पकौड़े चटनी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिसाब है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वो बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा, माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की एक बड़ी सी पकौड़े और चटनी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया।